नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो हर क्लास की तरह आज भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। और हमारा आज का थॉट क्या है? द मैन हु डज नॉट रीड बुक्स हैज़ नो एडवांटेज ओवर द वन हु कैन नॉट रीड दैम। कहने का मतलब क्या है? अगर आपके पास पढ़ने के साधन हैं और आप पढ़ने में सक्षम हैं, आपके आँख और कान दोनों सही से काम कर रहे हैं और आप फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपका कोई भी एडवांटेज नहीं बनता उन लोगों के ऊपर जो ये करने में असफल हैं। तो ध्यान रखिएगा, भगवान ने आपको सब कुछ करने योग्य बनाया है, तो उसका फ़ायदा उठाइए और ज़िंदगी में कुछ पाने का ख्वाब रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली खबर के साथ। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर फार्म। देखिए, ऐसी ऐसी खबर हमने पहले भी पढ़ी थी, उसकी बात भी करेंगे, लेकिन इस पे आ जाते हैं। सोलर फार्म्स क्या होते हैं? वो बहुत बड़ी फील्ड्स होती हैं, इलाके होते हैं, खेत होते हैं, जहाँ पर सोलर सेल लगाए जाते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फार्म बनने जा रहा है सिंगापुर के अंदर। ध्यान रखिएगा, कहाँ बनेगा? सिंगापुर में। और ये इतना बड़ा होगा कि सिंगापुर की कुल बिजली खपत का 20% अकेला इसी सोलर फार्म से वो प्राप्त करेगा। सिंगापुर की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है उसका नाम है सिंगापुर डॉलर। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आता है, वो क्या है कि सिंगापुर में कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है? तो वो है मले लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा। अब ये सिंगापुर जो ये बना रहा है सोलर फार्म, ये किस कंपनी की सहायता से बना रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन सामने निकल कर आता है, और इसका आंसर क्या है? सैम्पकोक इंडस्ट्रीज़। सैम्पकोक इंडस्ट्रीज़ इसकी हेल्प करेगा सिंगापुर की इसको बनाने में। सिंगापुर की बात आई है तो चलिए इससे जुड़े अन्य प्रश्न देख लेते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, मैंने पहले भी बताया है इसके बारे में। इसमें जो सबसे पहला स्थान मिला है वो सिंगापुर को मिला है, और सिंगापुर एशियान कंट्रीज़ के अंदर आता है। और ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी के ऊपर फर्स्ट पोजीशन जिसको मिली है वो आपका सिंगापुर ही है। इस सोलर फार्म को बनाकर सिंगापुर अपने एक मिशन को पूरा करने में मदद करेगा, और उसका मिशन क्या है कि 2025 तक कार्बन एमिशन, यानी कि कार्बन से निकलने वाले जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं वो उन्हें 4 गुना कम करना चाहता है। तो वो इसकी मदद से कर सकता है। दूसरी बात करें, भारत और सिंगापुर के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सिम्बैक्स। ध्यान रखिएगा, सिम्बैक्स। नेक्स्ट हम बात करें, सिंगापुर के उत्तर में, नॉर्थ में एक देश पड़ता है जिसका नाम है मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कोलालंपुर। और यहाँ पर इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के हेडक्वार्टर हैं। ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन फेडरेशन के हेडक्वार्टर जो हैं आपके कोलालंपुर में हैं। सिंगापुर के साउथ में बात करें तो साउथ वेस्ट की तरफ बात करें तो इंडोनेशिया पड़ता है जिसकी आपकी कैपिटल है जकार्ता। और जकार्ता का जो सिटी है उसके अंदर एशियान हेडक्वार्टर मौजूद है। एशियान के हेडक्वार्टर मौजूद हैं। एशियान बहुत बार यूज़ हो चुका है, तो मैं इसको बताऊंगा अगली स्लाइड में कि ये क्या होता है। फिलीपींस की बात करें तो ये आपका साउथ ईस्ट में पड़ता है, किसके? सिंगापुर के। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। मनीला से एक क्वेश्चन यहाँ पर फिलीपींस से उठता है कि जो भारत और रशिया ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी, आप सभी को पता है ब्रह्मोस एक प्रकार की ब्लास्टिक मिसाइल है। ब्लास्टिक मिसाइल क्या करती है? ये हवा में आने वाली जो अटैकिंग मिसाइल्स हैं उनको हवा में ही चकनाचूर कर देती है। तो ब्लास्टिक मिसाइल है ब्रह्मोस, जो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है, और ये टेक्नोलॉजी अब इंडिया फिलीपींस को देने वाला है। तो फिलीपींस काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो ध्यान रखिएगा, इसकी कैपिटल है मनीला। नेक्स्ट आगे बढ़े, आईएसए, कल की न्यूज़ में भी मैंने बताया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। आईएसए की बात इसलिए की है सोलर अलायंस की क्योंकि ये सोलर फार्म्स की बात चल रही है, तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और इसके जो नए सीईओ हैं वो हैं अजय माथुर। ध्यान रखिएगा, अजय माथुर। ठीक है। सोलर को आप कैसे याद रख सकते हैं कि सोलर आने वाले समय में, देखिए सन तो आपकी रोशनी देगा ही देगा। अगर सन ही ख़त्म हो जाएगा तो जीवन ख़त्म हो जाएगा, लाइफ का एंड हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी आपका बिना ग्रेविटेशन फोर्स के कहीं भी टकरा सकती है। दूसरी बात, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं, सन जो है वो अजय है, कभी हारेगा नहीं, तो अजय से याद रखना, माथुर, और से आपको सोलर अलायंस का सीईओ याद रह जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, लार्जेस्ट सोलर ट्री ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री, वैसा ट्री जिस पे सोलर सेल जो हैं वो काफ़ी मात्रा में लगाए गए हैं, वो कहाँ पर है? वो है दुर्गापुर में। और दुर्गापुर कहाँ पर है? आपका वेस्ट बंगाल में।
इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग प्लांट, ये वही बात है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि भारत में सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग प्लांट है वो कहाँ पर है, तेलंगाना में अभी बन रहा है। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था एशियन ग्रुप की बात करेंगे तो देख लीजिए एशियन में कितने देश आते हैं। ये देखिए आपके सामने दिख रहा है, लाओस है, म्यांमार है, म्यांमार की सीमा भारत से लगती है। उसके नीचे आप आएंगे थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर और इंडोनेशिया, ब्रूनेई और आपका फिलीपींस। अब इसको याद कैसे करें, देखिए इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उससे आप इसे याद कर सकते हैं। ये देखिए, टीवी क्लिप ऑफ MBBS, इतना आपने याद रखना है। टीवी क्लिप ऑफ MBBS, टी से क्या हो जाएगा थाईलैंड, हम ऊपर से आपका चलेंगे। वी से क्या होगा आपका वियतनाम, थाईलैंड और वियतनाम। सी से क्या होगा कंबोडिया, एल से क्या होगा लाओस, आई से क्या होगा इंडोनेशिया, एफ से होगा फिलीपींस और एम से होगा आपका मलेशिया, बी से होगा बर्मा और बी से होगा आपका ब्रूनी और एस से होगा आपका सिंगापुर। तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इस ट्रिक को याद रखिएगा, टीवी क्लिप ऑफ MBBS। चलिए आगे बढ़ते हैं। विप्रो और टेक महिंद्रा, ये भारत की दो बड़ी कंपनियां हैं, ये कोलैबोरेट करेंगी, साथ आएंगी किसके साथ, फिनलैंड के साथ। क्या करने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, भारत में 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इन दोनों कंपनियों ने फिनलैंड के साथ हाथ मिलाया है। इससे पहले क्या कोई ऐसी कंपनी है जो भारत में 5G पर काम कर रही है? जी हाँ, इससे पहली ऐसी कंपनी है और वो कंपनी का नाम क्या है आपका, नोकिया। नोकिया पहले से ही भारत में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ आपका काम कर रही है। तो रिलायंस भी प्लानिंग में है 5G की जो स्टेशन हैं उसको लगाने के लिए, लेकिन ध्यान रखना नोकिया पहले से ही काम कर रही है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ। फिनलैंड यहाँ पे यूज़ हुआ, तो फिनलैंड की बात कर लेते हैं। मैंने कल भी बताया था फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलेंस्की। हेलेंस्की इसकी कैपिटल है और यहाँ पर करेंसी कौन सी यूज़ होती है, यूरो कैपिटल। नेक्स्ट हम बात करें कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, तो फिनिश। फिनलैंड की लैंग्वेज कौन सी है, फिनिश, याद रखिएगा। फिनलैंड UN का पार्ट बना था, यूनाइटेड नेशन का 1955 में, और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा खुशहाल देश जो कहते हैं वो भी फिनलैंड ही है। इसको लेक कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लेक्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, फिनलैंड जो है वो स्कैंडिनेवियन सब रीजन का पार्ट है। स्कैंडिनेवियन, ध्यान रखिएगा, ये एक माउंटेन या प्लेट्यू रेंज है, पठारी रेंज है। इस पठारी रेंज पर पड़ने वाले जितने भी देश हैं वो इसमें आते हैं। कितने हैं वो, 4 हैं। कौन कौन से, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, आपसे पूछेगा आउट ऑफ द फॉलोइंग, इन निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियन सब रीजन में नहीं आता, तो वो चारों के साथ एक नाम को बदलकर आपको दे सकता है, इसलिए आपको चारों नाम पता होने चाहिए। यहाँ पर जो स्कैंडिनेवियन है ये क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है, आपकी हिली रीजन है। नेक्स्ट हम बात करें, नोकिया का यहाँ पर जिक्र हुआ था, नोकिया की बात कर लेते हैं। नोकिया वो कंपनी है जो नासा की मदद करेगा आर्टेमिस मिशन को भेजने में। आर्टेमिस मिशन क्या है, ये चांद पर भेजे जाने वाला नासा का अगला मिशन है जो 2024 में भेजा जाएगा। इस मिशन में एक पुरुष और एक महिला, 2 जनों को भेजा जाएगा चांद के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करें, 5 कंट्रीज़ एक साथ आई हैं, ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं, जापान, US, UK, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ये वो 5 देश हैं जो चाइना को 5G टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, इसीलिए ये अपने अपने देशों में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा इन 5 देशों के नाम। इन 5 देशों से अगर मैं UK निकाल दूं तो जो 4 बचते हैं वो क्वाड देशों का भी हिस्सा बनते हैं। QUAD, क्वाड, मैंने पहले भी बताया हुआ है, पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। क्वाड एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ग्रुप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020, ये क्या है, देखिए टर्मिनेशन यानी कि जो आपका गर्भपात गिराने की बात होती है, वहाँ पर इस बिल को लाया गया है और ये बिल सबसे पहले 1971 में लाया गया था। इसमें रूल्स बताए गए थे कि कैसे एक महिला अबॉर्शन करा सकती है और वो इलीगल कब होगा और वो लीगल कब माना जाएगा। तो हाल फिलहाल के दिनों में 17 मार्च 2021 यानी कल को लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है। और ये बिल कहता क्या है, जितने भी आपके बलात्कार के मामले हैं, माइनर यानी 18 साल से कम, और डिसेबल्ड लोग जो आपके किसी कार्य को करने में सक्षम हैं, लंगड़े हैं या कुछ भी हैं, अगर वो कोई प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उनका अबॉर्शन अब वो 24 हफ्तों तक करा सकते हैं। इससे पहले जो 1971 में बिल आया था उसमें अबॉर्शन केवल 20
हफ्तों तक करा सकते थे, लेकिन अब उनकी जो वीक्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, 24 हफ्तों तक ही लीगल माना जाएगा। और अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है, कोई नहीं कर पाता है और इमरजेंसी का कंडीशन उस पर लग जाती है तो वो 28 हफ्ते तक करा सकता है, ये इस बिल में कहा गया है। अब इस बिल से जुड़ी बातें 2 कमेटी के रूप में भी आपके सामने आएंगी। क्या कमेटी है? हाल फिलहाल के दिनों में एक नई कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था आनंद शर्मा कमेटी। आनंद शर्मा कमेटी ने क्या कहा है कि जो माइनर की डेफिनेशन है, माइनर की डेफिनेशन का मतलब है जो आपके युवा लोगों, जो जैसे अडल्ट बनने से पहले जो स्टेज होती है वो माइनर की स्टेज होती है, तो जो वो 18 से घटाकर 16 करने की रिकमेंडेशन देती है वो कमेटी है आनंद शर्मा कमेटी। इसने ऐसा बोला है कि 16 साल तक ही आपको माइनर कहा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो बिल पेश किया गया था, किसने पेश किया था? ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको पेश किया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, याद रखिएगा। जया जेटली कमेटी भी एक आई थी जिसने महिलाओं में मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर को कंट्रोल करने के लिए सुझाव दिए थे, तो ध्यान रखना जया जेटली ने मृत्यु दर की कमेटी को आपका अपॉइंट किया था। नेक्स्ट हम बात करें, जब भी कोई बिल लाया जाता है जिसमें अमेंडमेंट होती है, संशोधन होता है, ध्यान रखिएगा, वो लास्ट में साइन किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट के साइन करते ही वो बिल पास हो जाता है। तो दोनों सदनों से पास होने के बाद प्रेसिडेंट साइन करेगा। ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल नंबर 111, 111 आर्टिकल में ऐसा लिखा है। यहाँ पर 2 हाउसेस की बात की गई है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा कौन से आर्टिकल में आता है? 81, और राज्यसभा किस में आती है? 80। और जो पार्लियामेंट है उसके 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और जो पूरी पार्लियामेंट है वो कौन से पार्ट में आती है? वो 79 आर्टिकल में आपकी आती है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, आवाम की बात। अब ये आवाम की बात क्या है ज़रा देख लेते हैं। देखिए आपको नीचे दिख रहा होगा आवाम की बात लिखी हुई है। इसकी थीम भी आपको देख सकते हैं, यू स्पीक वी लिसन, आप बोलिए हम सुनेंगे। ऐसा कहाँ पे किया गया है? तो ऐसा जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल के दिनों में आया है। और ये कौन, जो आपको व्यक्ति नीचे दिख रहे हैं, ये कौन है? ये है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वर्तमान में। तो ये हर तीसरे संडे को आयोजित किया जाएगा महीने के। ये एक प्रकार का रेडियो शो है जिसमें लोगों की बातों को सुनकर उनकी दुविधा को दूर करने का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में 2-3 चीज़ें हो चुकी हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सतर्क नागरिक ऐप पिछले ही दिनों में आपकी जो है रिलीज़ हुई थी, मैंने वो करंट अफेयर की न्यूज़ में बताया भी था आपको। सतर्क नागरिक ऐप में क्या होगा, अगर कोई कंज्यूमर, किसी उपभोक्ता, यानी उपभोक्ता कोई तकलीफ़ में है, किसी बारे में जानकारी चाहता है, तो वो इस ऐप के माध्यम से सरकार से पूछ सकता है। अनमोल पोर्टल भी आया था। अनमोल पोर्टल क्या है? ये हेल्थ से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहता है तो इस अनमोल ऐप का यूज़ करके वो पा सकता है। तो अनमोल ऐप और सतर्क नागरिक ऐप ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में रिलीज़ हुई थी। और अभी आवाम की बात भी जम्मू कश्मीर में आई है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल है श्रीनगर गर्मियों की, और जम्मू है आपकी सर्दियों की। दोनों बातें ध्यान रखना, एस और एस, श्रीनगर और समर, ऐसे आप याद रख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात करें किश्तवाड़ और दचिंगम नेशनल पार्क। किश्तवाड़ और दचिंगम नेशनल पार्क किस राज्य में पाए जाते हैं? तो उसका आंसर है आपका जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या खास बात है, यहाँ पर एक हंगूल मिलता है, हंगूल नाम का जानवर, जिसको कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कश्मीरी स्टैग का दूसरा नाम है हंगूल, और ये कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है? किश्तवाड़ और दचिंगम नेशनल पार्क में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर उपराज्यपाल की वर्तमान कौन है? मनोज सिन्हा। तो अगर आपसे पूछ ले कि पहले कौन से थे जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे गिरीश मुर्मू। गिरीश मुर्मू सबसे पहले राज्यपाल थे जिन्हें वर्तमान में भारत का 14वां कैग बना दिया गया है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये संविधान में 9वीं सबसे ऊंचा पद होता है। जिस तरह संविधान में राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा होता है फर्स्ट पोजीशन पे, उसी तरह संविधान में 9वें नंबर का जो स्थान है वो कैग को दिया गया है। और वर्तमान में 14वें नंबर के कैग हैं गिरीश मुर्मू, जो इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे हैं। और कैग की बात की जाए तो ये भारत में जितने भी फाइनेंशियल मुद्दे होते हैं, आर्थिक मामले होते हैं, उनका ऑडिट करता
करता है और ये भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में दिया है? 148 अनुच्छेद में ये दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करें दल और वुलर झील, ये दोनों भी कहाँ पर पाई जाती हैं? ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। आप सभी को पता है ताज़ा पानी की, फ्रेश वाटर की भारत की सबसे बड़ी जो झील है वो है वुलर झील। और जो घूमने की डेस्टिनेशन यानी पॉइंट ऑफ व्यू से जो सुंदर झीलों में आती है वो है भारत की डल झील, जो जम्मू कश्मीर में मौजूद है। जम्मू कश्मीर में हाल ही के दिनों में इग्लू कैफ़े भी शुरू किया गया है, यानी बर्फ़ के इग्लू बनाए जाते हैं, वहाँ पर कैफ़े स्टार्ट किया गया है, यानी बैठ के आप चाय पानी नाश्ता वहाँ पर ले सकते हैं। एक और जम्मू कश्मीर की झील काफ़ी फेमस न्यूज़ में रही थी जिसका नाम है मानसर लेक। मानसर लेक को रामसर झीलों के अंदर डाला गया है, यानी रामसर साइट में इसको इंक्लूड किया गया है। रामसर साइट्स वो होती हैं जिनको वर्ल्ड इम्पोर्टेंस के रूप में देखा जाता है। तो कुल मिलाकर भारत की 42 लेक्स रामसर साइट्स के अंदर आती हैं और उन 42 में से जो सबसे लास्ट में जुड़ी है उसका नाम है शोकर झील। शोकर झील कहाँ पर है? लद्दाख में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत की 42वें नंबर की रामसर झील कौन सी है? तो वो है शोकर झील। ये कहाँ पर है? लद्दाख में। जम्मू कश्मीर में ही गुलमर्ग मौजूद है जिसको स्काइंग सिटी कहते हैं। भारत की स्काइंग सिटी कौन सी है? जम्मू कश्मीर। जहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद गुलमर्ग, जहाँ पर खेलो विंटर गेम्स आयोजित हुए हैं तीसरी बार। ध्यान रखना, खेलो विंटर गेम्स के अब तक 3 ही सत्र हुए हैं, 3 ही एडिशन हुए हैं और तीनों के तीनों गुलमर्ग में ही हुए हैं और अगला कब होगा? 2022 में गुलमर्ग के अंदर। तीसरी न्यूज़ पे आते हैं भाई। चेमनचेरी नायर। चेमनचेरी नायर क्या है? इनकी हाल में मृत्यु हो चुकी है। ये कथकली डांसर थे। क्या थे ये? कथकली डांसर। कथकली डांसर का कौन सा स्टाइल ये डांस करते थे? कलाड़ी कोडम। कलाड़ी कोडम डांस ये परफॉर्म किया करते थे, कथकली का टाइप होता है और इनकी 105 साल की उम्र में मृत्यु हो गई है। इन्हें 2017 में पद्मश्री से नवाजा गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कथकली डांस कहाँ, किस राज्य का क्लासिकल डांस है, तो आंसर है उसका केरला। केरला से एक और क्लासिकल डांस निकल के आता है जिसका नाम है मोहिनीयाट्टम। दोनों ध्यान रखना, मोहिनीयाट्टम में ज़्यादातर डांस मूवमेंट्स जो होती हैं वो आँखों से होती हैं। तो आई मूवमेंट सबसे ज़्यादा किस क्लासिकल डांस में होती हैं? तो उसका आंसर है मोहिनीयाट्टम। और सबसे ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल किस में होता है? तो वो है आपका कथकली डांस। ये देखिए, आप ड्रेस में देख सकते हैं साइड में। केरल की बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर, लिटरेसी रेट केरल की है और सबसे कम बिहार की है। मुल्लापेरियार डैम भी केरल के अंदर मौजूद है जो पेरियार रिवर पर है। केरल की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवर को पेरियार रिवर आपकी मानी जाती है जिस पर ये डैम बना है। और ये डैम 2 स्टेट्स के बॉर्डर पर बना है जो हैं केरल और तमिलनाडु। ध्यान रखना, मुल्लापेरिया, पेरिया से आपको याद रहेगा पेरियार। और बहुत बड़ा मुद्दा है ये, इससे मुल्ला आपको याद रहेगा केरल और तमिलनाडु के बीच में। नेक्स्ट हम बात करें साइलेंट वैली और इराविक, ये 2 नेशनल पार्क हैं। ध्यान रखना, साइलेंट वैली और इराविक ये 2 राष्ट्रीय पार्क आपको केरल में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर एक स्कीम चली है डिजिटल पब्लिक एजुकेशन। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? जो एजुकेशन फील्ड है उसको पूर्ण रूप से हर स्कूल में डिजिटाइजेशन कर दिया जाएगा और स्मार्ट बोर्ड्स पर पढ़ाई कराई जाएगी। तो ये केरल में ही स्टार्ट हुई है। केरल में इससे पहले के फ़ोन के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जिसमें फ़ोन की जो परिभाषा है वो है फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क क्या है? ये केरल में चलाया गया एक प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर पूरे केरल में बिछाई जाएंगी, जिसकी सहायता से बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के जितने भी 20 लाख परिवार हैं उनको फ्री में नेट मुहैया कराया जाएगा। तो ये बात हमें यहाँ से देखने को मिलती है। चलिए अगली खबर पे आएँ। देखिए, क्लासिकल डांस की बात हुई थी तो बहुत सारे क्लासिकल डांस तो हैं नहीं इंडिया में, तो 8 ही हैं, वो 8 के 8 आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं? और ये जो क्लासिकल डांस का जो दर्जा है वो कौन देता है? संगीत नाटक अकेडमी देती है भारत के अंदर। और इसमें 8 आपके क्लासिकल डांस हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु और कई बार केरल के अंदर भी किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से तमिलनाडु में माना जाता है। कथक उत्तर प्रदेश में है। केरल से आपके 2 आते हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी आता है और मणिपुर से मणिपुरी आता है, ये भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें उड़ीसा से ओडिसी आता है, ये भी आप याद कर सकते हैं। असम से सतरिया आता है। तो कुछ हिंट दे देता हूँ आपको याद करने की। जैसे असम, स का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है तो स से स्टार्ट होने वाला यहीं से होगा, तो वो क्या है आपका? सतरिया। दूसरी बात,
आंध्र प्रदेश, आंध्रा मतलब आपको अंधे जैसा साउंड हो रहा है, जिससे आप अंधा आदमी आगे चलेगा तो क्या बोलेगा, कुछ तो है, आगे कुछ तो है, तो कुछ तो से आपको क्या याद रहेगा, कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी आपको याद रख सकता है। नेक्स्ट हम बात करें केरल के दो, अभी बात करें हमने मोहिनीयाट्टम और कथकली। तो कथकली में 2 बार के आ रहा है, तो केरल से आप उसको लिंक कर सकते हैं, कथकली केरल। भरतनाट्यम तमिलनाडु की, तमिल जो है पुरानी भाषाओं में से एक है भारत की, जो भारत की असली शान है। तो तमिल को नाडु के साथ अगर आप जोड़ें तो भारतनाट्यम जैसा शब्द आप जोड़ सकते हैं। तो ये कुछ हिंट हैं जिससे आप इनको याद रख सकते हैं, भूलेंगे नहीं। आगे बात करें, आईएनएस ध्रुव हाल फिलहाल के दिनों में इंडियन नेवी में ऐड हुआ है। आईएनएस ध्रुव को किसने बनाया है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पर बनाया गया है, विजाग में। विजाग कहाँ पड़ता है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये क्या करेगा भाई, इसका दूसरा नाम भी VC11184 है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे, VC1114 का दूसरा नाम क्या है, तो बहुत सारे नाम देगा, तो आपको पता होना चाहिए आईएनएस ध्रुव इसको कहते हैं। ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी ट्रैक कर सकता है। ये एक सर्विलेंस डिवाइस के रूप में बनाया गया है, जो डिटेक्ट करेगा आसपास की सैटेलाइट्स और मिसाइल को। ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल को डिटेक्ट करने वाला शिप बनाने वाला भारत 5वें नंबर का देश बन गया है। इससे पहले यूएसए, फ्रांस, चाइना और रशिया ऐसा कर चुके हैं। इसको कहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा, इंडिया पैसिफिक के अंदर इसकी, भारत प्रशांत महासागर का जो एरिया है वहाँ पर इसको डिप्लॉय किया जाएगा। विजाग की यहाँ पर बात हुई है, तो विजाग भारत का 18वां रेलवे जोन है, इसको आप याद रख सकते हैं। इसको गेमिंग जोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें कि भारतीय नेवी डे कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर। ये आपको पता है। और इसके वर्तमान में एडमिरल कौन है, करणजीत सिंह। ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है। नेक्स्ट हम बात करें आईएनएस विराट। आईएनएस विराट को हाल ही के दिनों में इंडियन नेवी से निष्कासित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। और जो भी जहाज भारतीय नेवी का निष्कासित किया जाता है वो डीकमीशन्ड माना जाता है। और उसको डीकमीशन्ड कहाँ पे किया जाता है, गुजरात के अलंग में। ध्यान रखिएगा, जो जहाज यूज़ से बाहर हो जाते हैं उनको तोड़कर उनका कुछ और यूज़ करने के लिए उनको गुजरात के अलंग में भेज दिया जाता है। तो ये जो आईएनएस विराट है, इसका और यूज़ कैसे होगा, इसको गोवा में रखा जाएगा म्यूज़ियम के तौर पर, मांडोवी रिवर के ऊपर। ध्यान रखिएगा, गोवा में म्यूज़ियम बनेगा अब ये मांडोवी रिवर के ऊपर। 2 और आईएनएस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे पिछले दिनों में, आईएनएस कुलिश और आईएनएस सुमेधा। इन दोनों को बांग्लादेश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भेजा जाएगा। 75वें नहीं, सॉरी, 50वें स्वतंत्रता दिवस पर भेजा जाएगा, जो कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो आईएनएस एरावत भी न्यूज़ में रहा था, जो मालदीव भेजा गया था भारत के समुद्र सेतु ऑपरेशन के दौरान 2020 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स न्यूज़ पे आ जाते हैं भाई, देखिए ज़रा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के 2 खिलाड़ी क्रिकेटर मोहम्मद नावीद और सैनाम अनवर को 8 साल के लिए बैन कर दिया गया है आईसीसी के द्वारा, क्योंकि इन पे बेटिंग का चार्ज लगा था। आईसीसी की बात हुई तो आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। ये 1909 में बना था और इसके सीईओ वर्तमान में है मनु शायद। नेक्स्ट हम बात करें, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी और यहाँ पर करेंसी कौन सी है, दिरहम करेंसी। यूएई ने 2 अपने मिशन भेजे हैं, होप प्रोब जो मार्स पे जाएगा, और राशिद मिशन, मैंने पिछली क्लासों में बताया था, ये आपका नया मिशन भेजने जा रहा है मून पर। नेक्स्ट हम बात करें, क्रिकेट की बात हुई तो क्रिकेट से जुड़ा है आईपीएल, और इस बार का जो आईपीएल है उसको स्पॉन्सर करने जा रहा है वीवो। पिछली बार किया था ड्रीम 11 ने, लेकिन इस बार कौन करेगा, वीवो। और इस साल सबसे महंगे खिलाड़ी जो बिके हैं वो हैं क्रिस मॉरिस, 16.25 करोड़ के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें, इंग्लैंड की खिलाड़ी रही हैं विकेट कीपर जिनका नाम था सरहा टेलर, वुमेंस क्रिकेट की। वो पहली बार भारत वर्ल्ड में ऐसा होने जा रहा है कि किसी मैन टीम को ट्रेनिंग देंगी। पुरुष टीम को ट्रेनिंग देने के लिए महिला ट्रेनर की अपॉइंटमेंट किया गया है। और ये कौन सी मैन टीम है, ये ससेक्स काउंटी है, ससेक्स काउंटी। ये एक डोमेस्टिक एकेडमी होती है इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पर ये ट्रेनिंग आपकी देंगी। दूसरी बात करें, 7000 रन इंटरनेशनल में, वनडे इंटरनेशनल के अंदर पूरा करने वाली पहली दुनिया की खिलाड़ी कौन बनी है, मिथाली राज। ये मिठाई लिखा है, कोई बात नहीं, खा लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें, कौन सा पुरुष है जिसने हाल फिलहाल के दिनों में क्रिकेट के अंदर 3000 T20 इंटरनेशनल रन पूरे किए हैं, वो हैं विराट कोहली। प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 में फरवरी में आईसीसी ने किसको बनाया था, टैमी बियोमोंट को बनाया था। ध्यान रखिएगा। और पुरुषों में किसको बनाया था, आपके आर अश्विन को बनाया था। नेक्स्ट हम बात करें, 24th फेडरेशन कप
जो आपका चल रहा है, कल वाली न्यूज़ में भी बताया था मैंने, कहाँ चल रहा है, पटियाला में चल रहा है। इसमें जो धनलक्ष्मी हैं तमिलनाडु की, उन्होंने रेस में हरा दिया है दूती चंद को, जो उड़ीसा से हैं। 100 मीटर रेस के अंदर उन्हें हरा दिया है। इस रेस में हिमा दास भी थी, लेकिन वो स्टार्ट होते वक्त फॉल्ट की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। हिमा दास को दियांग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और इन्हें वर्तमान में असम की डीएसपी बनाया गया था। वो इस रेस से डिस्क्वालीफाई हो गई थी। नेक्स्ट हम बात करें फर्स्ट हॉकी इंडिया सब जूनियर चैंपियनशिप। भारत में पहली बार सब जूनियर चैंपियनशिप होने जा रही है 17 मार्च से 26 मार्च के बीच। इसमें 24 टीमें भाग लेंगी और ये कहाँ होने जा रही है, उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में, जो भुवनेश्वर में, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में होने जा रही हैं कलिंगा स्टेडियम के अंदर। और जो मेंस हॉकी इंटरनेशनल गेम्स होंगे वो भी उड़ीसा के अंदर होंगे, राउरकेला में 2023 में। और ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में ही बनने जा रहा है, जो कुछ इस प्रकार का है। देखिए ये रहा, ये इतना बड़ा यहाँ पर स्टेडियम बनने जा रहा है, जो 2023 में इन गेमों को आयोजित कराएगा, मेंस हॉकी इंटरनेशनल टूर्नामेंट। इंडिया का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर, इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको, भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर बनने जा रहा है भुवनेश्वर के अंदर ही। तो उड़ीसा से जुड़ी 3-4 बातें हो चुकी हैं, हॉकी को लेकर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें वर्ल्ड क्लास विंटर स्पोर्ट्स एकेडमी। वर्ल्ड क्लास विंटर स्पोर्ट्स एकेडमी की बात करें तो ये गुलमर्ग में बनने जा रही है, ऐसा स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने अनाउंसमेंट की है। ये देखिए गुलमर्ग में, वैसे भी मैंने आपको बताया था खेलो इंडिया विंटर गेम्स होते हैं, तो यहीं पर विंटर स्पोर्ट्स एकेडमी भी बनेगी और यहाँ पर आप सब लोग जाकर विंटर गेम्स को सीख सकते हैं। दूसरी बात करें, इंडिया होस्ट करने जा रहा है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 को, जिसमें 32 कंट्री भाग लेंगी और ये दिल्ली में होगा। तो बॉक्सिंग में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप दिल्ली में होगी। बॉक्सिंग की बात करें तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन आईबा का जो हेडक्वार्टर है वो लुसेनी में है और ये कहाँ पर है, आपका स्विट्ज़रलैंड में है। इसी के साथ आज की करंट अफेयर क्लास समाप्त होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर बिठा दीजिएगा। कल मिलेंगे हम अगली न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।